हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, आयनिक इक्विलिब्रियम। यस रिद्धि, न्यू चैप्टर। यस मिताली। साई काफी बड़ा है चैप्टर वैसे। आयनिक इक्विलिब्रियम काफी बड़ा है। नहीं, 11th में ही आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, दूसरा आयनिक। चैप्टर इजी नहीं है, चैप्टर थोड़ा टफ। नहीं साक्षी, जितना क्लास में होगा उतना ही आएगा। पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, जितना होगा उतना आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है। यस, दिस इज पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया ना। आयनिक इक्विलिब्रियम। यस भव्य, मैं शेयर कर दूंगा वो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आयंस वगैरह जो है कहाँ से आ सकते हैं, तो वो सब भी बताते हैं। यस, दिस इज न्यू चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो सब्सटेंसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं। हमारे पास जो सब्सटेंस है वो दो टाइप के रहेंगे। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, सो डिसोसिएट इनटू आयन इन वाटर। ओके, इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो वाटर में क्या करेंगे, आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे ऑब्वियसली। इसलिए इनका जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास सब्सटेंस आयन में करेक्ट क्या हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं इन वाटर, वो सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। और उन्हीं के बारे में हम बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लेंगे तो जितने भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ठीक है, वो क्या होंगे, आयंस में डिसोसिएट होंगे जब उसको वाटर में हम डालें। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली उल्टा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन में डिसोसिएट नहीं हो। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन इन वाटर। ऑब्वियसली इसी रीजन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता उनका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ दीज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एग्जांपल अगर तुम लोगे तो यूरिया, ग्लूकोज, शुगर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में डिसोसिएट होंगे एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑब्वियसली आयंस में डिसोसिएट नहीं। ठीक है, सो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आयंस में डिसोसिएट। Yes, Tanvi, this is first lecture of ionic.
हो गया सबका? हो गया? ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये 100% आयनाइज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% आयनाइजेशन होता है। हम बोल सकते हैं अल्फा इनका क्या होता है, 1। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, जैसे ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस एटसेट्रा। एंड जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, ओके, BaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, एटसेट्रा। ओके, तो जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो भी इसी कैटेगरी में है। तो 100% आयनाइजेशन होता है, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत कम आयनाइजेशन रहेगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, बहुत कम आयनाइजेशन होगा। तो पार्शली आयोनाइज, अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, पूरी तरह आयनाइज नहीं होंगे, पार्शली आयनाइज होंगे। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वीक एसिड, वीक एसिड मतलब एग्जांपल अगर हम लें, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड किसमें आते हैं, वीक एसिड में आता है। व्हाट अबाउट वीक बेस, तो जो ऑर्गेनिक बेस है वो वीक बेस ही
NH3 भी वीक है और बाकी ऑर्गेनिक बेस भी हो गए। इसके अलावा जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। या सॉल्ट, जैसे सॉल्ट का एग्जांपल ही ले लेता हूँ, पार्शियली सॉल्युबल है, जैसे AgCl हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ सॉल्ट है जो पार्शियली सॉल्युबल है, तो वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरी तरह जो आयनाइज होता है। पूरी तरह आयनाइज कौन कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड फुली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब वो पूरी तरह आयनाइज नहीं होंगे। तो ये कौन कौन हो सकते हैं? तो वीक एसिड, वीक बेस और ऐसे सॉल्ट जो एक्चुअली पीपीटी बनाते हैं। ऐसे सॉल्ट जो क्या बनाते हैं? पीपीटी बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है वो वीक एसिड नहीं आएगा। H2CO3 जो है, कार्बोनिक एसिड जो है, वो वीक एसिड की कैटेगरी में। यस रिया, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट ये वही सॉल्ट होते हैं जो पीपीटी बनाते हैं। जैसे AgCl है ना, तो AgCl पीपीटी बनाता है। अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होता है, और एक्चुअली आयनाइजेशन जो है वो भी एक तरह से डिसोसिएशन का ही टाइप है ना। आयनाइजेशन जो है वो भी क्या है? डिसोसिएशन का ही टाइप। हो गया सबका? और ये सीखो जल्दी। कुणाल, इन वीक इलेक्ट्रोलाइट salts are partially soluble। यस, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने सॉल्ट लिखे हैं वो पार्शली सॉल्युबल।
ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या यहाँ पर हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वो क्या है, अल्फा है। तो क्या होता है, अल्फा इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, ये नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज्ड बोल सकते हैं इस केस में, नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियल। ओके, सो इनिशियली हमने कितने मोल्स लिए वो, एंड कितने आयनाइज हुए। ओके, सो कितने आयनाइज हुए डिवाइड बाय इनिशियल कितने मोल्स लिए, उसका रेशियो इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, सो ये जो है ये डिपेंड करता है हमारे पास कुछ फैक्टर्स पर। इट डिपेंड्स अपॉन, तो सबसे पहले लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली ये तो तुम्हें पता ही है, हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पता ही है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा क्या है, 1 है, और पार्शियली सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा क्या है, लेस देन 1, है ना। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और भी है। हो गया सबका।
ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो कौन सा है। तो अलग अलग सॉल्वेंट में ऑब्वियसली अलग अलग अल्फा रहेगा। ओके, सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन डिफरेंट सॉल्वेंट इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका वाटर में कुछ अल्फा है, लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर की बजाय किसी दूसरे सॉल्वेंट में लेंगे तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके आता है। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें ज्यादा अल्फा होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट will favor greater dissociation of electrolyte। ठीक है, so this is second point। then third point है dilution। dilution मतलब concentration कम करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा 1 है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट on dilution अल्फा इंक्रीज। ओके, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज को बताएंगे। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये सॉल्वेंट का होता है, तो आगे वैसे इसको तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिजिक्स में प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वगैरह ऐसा कुछ तो एक चैप्टर आता है शायद। ठीक है, हर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कुछ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी भी होता है जनरली, मतलब उतना ही अच्छा वो सॉल्वेंट होता है, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना ही अच्छा सॉल्वेंट। तो फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में।
हो गया सबका? निखिल प्रीवियस पेज, एक मिनट, दिस इज प्रीवियस पेज निखिल। ठीक है, आगे चलें, सबका हो गया ना? नाउ नेक्स्ट, तो अगर हमने कोई दूसरा सॉल्यूट भी ले लिया, तो उससे क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ अनदर सॉल्वेंट, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोई दूसरा सॉल्यूट भी हमने डाल दिया, तो वो सॉल्यूट जो है वो अल्फा चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अल्फा चेंज हो, बट दूसरे सॉल्यूट के आने की वजह से पहले वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका अल्फा चेंज हो सकता है। भव्या देखो, okay, so due to addition of, yeah, due to presence of another solvent, another solute solution, sorry, so due to present, due to presence of another solute, alpha of electrolyte can be changed। ठीक है, जरूर नहीं चेंज हो, चेंज भी हो सकता है या सेम भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा ऑफ CH3COOH decreases in the presence of स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हमारे पास CH3COH के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाल दिया, तो जो CH3COOH है उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं उसका अल्फा डिक्रीज हो जाता है। ओके, नाउ टेम्परेचर, तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। ठीक है, तो जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अल्फा इंक्रीजेस, सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा।
हो गया सबका? यस कुणाल, ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा, टेम्परेचर कम होगा तो अल्फा कम होगा। हो गया सबका? तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था वो था, एंड वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखिए, 4-5 फैक्टर। ना हमने यहाँ पर बताया था कि ऑन डाइल्यूशन अल्फा जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड वो हम देखेंगे किसके थ्रू, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा ऑलरेडी 1 है, ये वीक के लिए है ना। तो हमारे पास मान लो कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए, उसने दिया ए पॉजिटिव एक्वस एंड बी नेगेटिव। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास है सी। अब देखो जैसे मोल्स में हम कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में भी कर सकते हैं, अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, इनका 0-0 है। देन एट इक्विलिब्रियम, अब देखो अगर हम इनिशियल मोल्स 1 लेते हैं तो अल्फा रिएक्ट करता है, इनिशियल मोल्स ए लेंगे तो ए अल्फा रिएक्ट करेगा, याद है। तो अगर हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी ले लिया तो सी अल्फा रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा। ओके, तो सी माइनस सी अल्फा बचा। इसका कितना बनेगा, देखो 1:1 रेशियो एक्वस अवधूत, ये ब्रैकेट में एक्वस होता है। वाटर में ही देख रहे हैं ना, वाटर में आयनाइज हो रहा है ना ये, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है, अल्फा इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो कितना रिएक्ट करेगा, सी अल्फा। तो सी अल्फा रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, सी अल्फा, और इसका भी सी अल्फा, ठीक है। तो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया इसका, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए बी कॉन्सेंट्रेशन। so this is nothing but C alpha into C alpha divided by C minus C alpha। तो C नीचे से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा C alpha स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, तो हम यहाँ पर अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू 1, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 है। तो इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। श्वेता
हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, तो ए भी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयन में डिसोसिएट, वो आयन है। इसका इनिशियली तो ऑब्वियसली ये सब 0 0 है। नाउ हमने बताया था ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में कितना रिएक्ट होता है, तो जितना इनिशियली लिया उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट होता है। तो हमने इनिशियली सी लिया है, इनिशियली क्या लिया सी, तो उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट होगा, मतलब सी अल्फा रिएक्ट। ओके, तो अगर सी अल्फा रिएक्ट होगा तो ये सी अल्फा बनेगा, ये भी सी अल्फा बनेगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन है ये, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ना यहाँ पर, दिस दिस CONC इज कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। साक्षी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो है ही नहीं ना ये, तो दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो लॉ है किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ऑलरेडी अल्फा 1 है ना, तो वो नहीं रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। रिया अल्फा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 0.1 से भी कम रहता है, ठीक है, जनरली। नो शुभ, सी अल्फा इज नॉट नंबर ऑफ पोल्स आयनाइज, इट इज कॉन्सेंट्रेशन आयनाइज या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड, अपना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। सी हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था ना, तो सी अल्फा भी कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा, तो बोल्ट्स के जैसे बोल्ट्स के लिए करते हैं वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। सो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा को हम क्या ले सकते हैं, 1 ले। ठीक है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जनरली होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा 1 से बहुत छोटा है। ओके, अब देखो, तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेंगे, चले आगे। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर आया कि नहीं आया, 1 माइनस अल्फा को तो 1 ले लिया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम बाई सी, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा इज रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम बाय सी। अब देखो, ऑन डाइल्यूशन हम क्या कर रहे हैं बताओ, ऑन डाइल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा ही नहीं होगा। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो वाटर ऐड करते जाएंगे ना, वाटर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन है या मोलरिटी जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो सी अगर कम होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर तुम्हें वो चीज बताई है जो हमने वहां पर पॉइंट लिखवाया था कि ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीज। सर व्हाट इज सी, अरे भाई ये तो फर्स्ट पेज पे ही लिख दिया है ना, पढ़ना।
C इज कॉन्सेंट्रेशन ना, फर्स्ट पेज पे हमने लिख दिया था। C क्या लिया था, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो C इज कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जनरली बाय डिफॉल्ट अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है कौन सा है तो उसको मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है। वैष्णवी जनरली इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, ऑलवेज नहीं बट जनरली, ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन V क्या होगा, इंक्रीज होगा, और V इंक्रीज होगा तो C डिक्रीज होगा, C डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली अल्फा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। साई जो सी सर C अल्फा स्क्वायर कैसे आया, अरे साई भाई ये देखो 1 माइनस अल्फा जो है ये क्या हो गया, 1 हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा को अगर हम 1 लिख देंगे तो क्या होगा बताओ, ये इक्विलिब्रियम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा क्या। ओके तो ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तन्वी C इज कॉन्सेंट्रेशन, C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए जनरली मोल्स के बजाय कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन वगैरह के लिए अभी मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ना कि वॉल्यूम, ये सॉरी मोल्स लेंगे, ठीक है। आयन अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली क्या लेके चल रहे थे, मोल्स लेके चल रहे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम जनरली कॉन्सेंट्रेशन। ओके सो ऑन डाइल्यूशन साक्षी सर, सो C is not constant but depend on the equilibrium constant। यस साक्षी मतलब C, मैं समझा नहीं, C जो है वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना, C जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके बाद में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, C माइनस C अल्फा होगी इक्विलिब्रियम पे, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है रिएक्टेंट की। C की वैल्यू तो जो इनिशियली हमने लिया वो है, जैसे मान लो हमने CH3COH का 0.1 मोलार ले लिया, तो CH3COH का 0.1 मोलार ले लिया, तो वो 0.1 मोलार जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हम इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, इसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, जैसे देखो हमारे पास पहले क्या था 0.1 मोलार, ओके 0.1 मोलार था, अगर हमने इसमें इसे 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार होगा कि नहीं होगा, फिर और 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार हो जाएगा, तो जाएगा नहीं आया। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है सबको। सो अल्फा जो है वो क्या होगा, इंक्रीज, बट अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ओके सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
मतलब जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गया, ठीक है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। So at infinite dilution, alpha is equal to 1. At infinite dilution, alpha क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस, 1 इज मैक्सिमम ना। इनिशियल जो लिया उससे ज्यादा थोड़ी रिएक्ट कर सकता है भाई। इनिशियल जितना लेंगे उससे ज्यादा थोड़ी रिएक्ट करता है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल। जो इनिशियली लिया उससे ज्यादा रिएक्ट कर ही नहीं सकता ना। यस कुणाल, डाइल्यूशन मीन्स डाइल्यूट करना। डाइल्यूट कैसे करते हैं अपन? वाटर ऐड करते हैं। यस, दिस इज ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तन्वी, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही बताता है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे अल्फा बढ़ेगा। भैया डाइल्यूशन वैसे तो किसी भी सॉल्वेंट से किया जा सकता है। जो भी सॉल्वेंट हम लिए हैं, जैसे मान लो, मतलब जनरली हम क्या करते हैं? वाटर लेते हैं ना। जनरली हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है तो और वाटर ऐड करते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। बट वाटर की बजाय अगर हमारे पास सॉल्वेंट कोई और है, कोई दूसरा सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो भी ऑब्वियसली क्या होगा? डाइल्यूशन ही होगा। ठीक है, बट जनरली वाटर की बात करते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर भी एक्वा सॉल्यूशन लिखा था, और हम मेनली वाटर की ही बात करते हैं जब सॉल्यूशन की बात करते हैं। मिताली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा 1 ही रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 हो सकता है जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाए सॉल्यूशन। मतलब हमने बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तब जाके अल्फा 1। एक्चुअली तब भी तुम सही बोल रहे हो, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट 0.99 वगैरह कुछ, बट उसको 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का तो कुछ एंड ही नहीं है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कितना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो मतलब क्या, वो तो कितना ही हो सकता है। ठीक है, तो बहुत कम जब कॉन्सेंट्रेशन होगा तो अल्फा ऑलमोस्ट 1 बोलते हैं। माइनस फॉर अल्फा इक्वल टू 0 हीट करेंगे, क्या बोल रहे हो माइनस? समझा नहीं यार मैं। अल्फा 0 है, अल्फा 0 है वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना यार। अल्फा इक्वल टू 0 मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा आयन। हाँ साहिल, वो तो किया ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया हमने। आयुष, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। 0 और 1 के बीच में रहता है अल्फा। हो गया सबका?
ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हम क्या करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट वगैरह की बात करते हैं। तो एसिड एंड बेस के ये थ्योरीज हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो एसिड बेस थ्योरी या कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है बेस में, वो है अरेंजमेंट। अरेनियस कॉन्सेप्ट या अरेनियस थ्योरी जो है, ये सबसे फर्स्ट वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, और बेस जो है वो OH नेगेटिव डोनेट करेंगे। ठीक है, तो एसिड क्या करेंगे, डोनेट H पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, इस तरीके के अकॉर्डिंग एसिड जो है H पॉजिटिव डोनेट करते हैं वाटर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड जो है ये क्या है, ये है H पॉजिटिव डोनर। ओके, तो जब एसिड्स को वाटर में हम ऐड करते हैं या डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, दो तीन टाइप के हम इसमें ऑब्वियसली ले लेते हैं। कितने H पॉजिटिव लिखेंगे इस पर, तो टाइप ऑफ एसिड, तो यहाँ पर मोनो बेसिक, तो मोनो बेसिक मतलब एक H पॉजिटिव देगा। डाई बेसिक मतलब दो H पॉजिटिव देगा। एंड ट्राई बेसिक मतलब तीन H। ओके, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ H पॉजिटिव कि कितने H पॉजिटिव निकलेंगे, उस बेसिस पर हम उनको मोनो बेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक बोल सकते हैं। तो एक H पॉजिटिव वाले एग्जांपल अगर हम ले, तो HCl, HBr, HNO3, H3PO। ठीक है, ये मोनोबेसिक का एग्जांपल होगा एक्सेट्रा। डायबेसिक के एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, तो H2SO4, H3PO3, एक्सेट्रा। एंड पॉलीबेसिक में एग्जांपल अगर लोगे तो H3PO, मेनली एक ही एग्जांपल है इसमें। तो ये अपने पास मोमो बेसिक नहीं हो, मोनो बेसिक है भाई, मोनो, MONO। ठीक है, सो मोनो बेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनो बेसिक एसिड मतलब वो जब आयनाइजेशन करेंगे तो एक ही H पॉजिटिव देते हैं। डायबेसिक मतलब दो H पॉजिटिव देते हैं। तो ट्राइबेसिक मतलब तीन H पॉजिटिव देते हैं। तो HCl, HBr, HNO3, H3BO2 जो है एक H पॉजिटिव देते हैं। H3PO3 डायबेसिक में H2SO4 का एग्जांपल लिया है और H3PO3 का एग्जांपल लिया
अरेनियस, अरेनियस कॉन्सेप्ट, हेडिंग में है अरेनियस कॉन्सेप्ट। ARRENIUS, अरेनियस कॉन्सेप्ट। अमोघ सर, व्हाट वाज ऑन प्रीवियस पेज? प्रीवियस पेज पे क्या था भाई? प्रीवियस पेज पे ऑसवाल्ड डायलेशन लॉ था। डिस्कनेक्ट हो गया था, क्लियर है क्या आवाज? ओके, सो सॉरी अरे, डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो पेज चला गया। आफ्टर लेक्चर सेंड कर लूंगा तो वहां पे देखते हैं। सो अरेनियस कॉन्सेप्ट में हमने बताया एसिड के बारे में। नाउ बेस, तो बेस जो है वो OH नेगेटिव डोनेट करेंगे, ठीक है? तो डोनेट OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ऑब्वियसली इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस को OH नेगेटिव डोनर बोल सकते हैं। ओके, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेस है, अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेस है वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर टाइप ऑफ बेस की जब हम बात करेंगे, तो जैसे वहां पर था सेम यहाँ पर आ सकता है। तो वहां पर हम मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक ऐसे बोल रहे थे। यहाँ पर हम लिखेंगे मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। मोनो एसिडिक मतलब गिव्स सिंगल OH नेगेटिव, डाई एसिडिक मतलब दो OH नेगेटिव देंगे, और ट्राई एसिडिक मतलब तीन OH नेगेटिव देंगे। ठीक है?
सो एग्जांपल अगर लें तो इसमें NaOH, KOH, RbOH, NH4OH, एटसेट्रा। डाई बेसिक का एग्जांपल अगर देखें तो BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, एटसेट्रा। ट्राई बेसिक का एग्जांपल देखें तो FeOH होल ट्वाइस। ट्राई बेसिक वाले जनरली बहुत कम होते हैं, एटसेट्रा। ओके, तो ये हमारे पास सॉरी ट्राई एसिडिक नॉट बेसिक, ट्राई बेसिक तो एसिड होते हैं। ठीक है, सो बेस के लिए मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राई एसिडिक। और एसिड के लिए क्या है, अगर एसिड है तो मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। यस वैष्णवी, दिस इज ऑल इन अरेनियस कॉन्सेप्ट ना। एसिड के बारे में हमने बताया कि एसिड क्या है अरेनियस कॉन्सेप्ट का। अब ये बेस के बारे में पर ना, बेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक जो है वो एसिड होते हैं। बेस जो होंगे वो मोनो एसिडिक, डायबेसिक, सॉरी मोनो एसिडिक, डायसिडिक एंड ट्राइएसिडिक। राहिल आर किधर है भाई, RbOH है वो, किधर है आर, और किधर आर दिख रहा है, RbOH। ईशान AlOH होता है, इसमें भी 3 OH है obviously। बट AlOH होल्थराइज जो है ना वो क्या करता है, ये एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी आता है, वो दूसरे टाइप के उसमें हम ले लेते हैं जनरली उसको। वो उसमें भी वैसे 3 OH हैं। यस साक्षी, मोनो एसिडिक में RbOH है। श्वेता देखो, एसिड को हम क्या बोल रहे हैं, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है कि वो कितने बेस से रिएक्ट कर सकता है। ओके, मोनो बेसिक वाले जो है वो एक बेस से रिएक्ट कर सकते हैं, डाई बेसिक वाले जो है 2 से कर सकते हैं, और ट्राई बेसिक वाले 3 बेस से। ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो कितने से रिएक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ये डाइएसिडिक का बात करें, इसको हम डाइएसिडिक क्यों बोलते हैं, ये सेकंड वाले जो एसिड बेस है इनको डाइएसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 एसिड से रिएक्ट कर पाए। ये बेस जैसे हमारे, हमने कौन सा बेस लिया है, CaOH होल ट्वाइस। तो 1 मोल इनका जो है वो 2 मोल एसिड से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इनका डाई एसिड बोलने। लेकिन अगर हम बात करेंगे NaOH की, तो NaOH जो है 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो मोनो एसिडिक, समझ आई नहीं है। ठीक है, तो कितने एसिड से वो रिएक्ट कर पाएंगे, या कितने मोल एसिड से उनका 1 मोल रिएक्ट कर पाएगा, उस बेसिस पर हम इनको बोलते हैं। तो बेस के लिए एसिडिक यूज किया जाता है, मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, ट्राइएसिडिक। और एसिड के लिए मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक यूज किया जाता है। नहीं साक्षी, वो लिखना नहीं था, वो जस्ट मैंने ऐसे ही बताया है।
इंपॉर्टेंट यही है कि ये चीज याद है ना। हो गया सबका? एमटी में यार जितना होगा उतना ही आएगा। एमटी से पहले हम जितना करा देंगे उतना आएगा। हो गया मिताली? ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट था अरेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है ब्रॉन्स्टेड लवरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। या आई थिंक तुमने थोड़ा शायद इसमें भी ऑर्गेनिक में भी शायद सर ने बताया हो इस बारे में। तो ब्रॉन्स्टेड लवरी कॉन्सेप्ट या कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करेंगे, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, मतलब ये क्या है, H पॉजिटिव डोनर है इसके अकॉर्डिंग। और बेस जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या करते थे, OH नेगेटिव डोनेट करते। थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस जो है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। ओके। अब देखो यहाँ पर फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का एक वो आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, जो हमने ब्रैकेट में लिखा भी है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। रोहन यार तुम ही बोल रहे हो कि सर योर वॉइस इज टू लो, बाकी कोई तो नहीं बोल रहा है? काफी कम आवाज आ रही है क्या? बराबर है, बाकी सब बराबर ही बोल रहे हैं। यस नहीं सर, प्रोटॉन के टर्म्स में भी बोलते हैं इसे, ऑब्वियसली एच पॉजिटिव नथिंग बट प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। ओके, एच पॉजिटिव डोनर या फिर प्रोटॉन डोनर बोल दो इसको। एंड दूसरा ये जो है इसको क्या बोल देंगे, एच पॉजिटिव एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर, बिकॉज एच पॉजिटिव इज प्रोटॉन। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो क्या है हमारे पास, जैसे ये है HCl, HCl plus H2O gives
अब देखो HCl H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो ये बना देगा Cl नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव ले लेगा तो ये बना देगा HCl पॉजिटिव। तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो HCl H पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एसिड हुआ कि नहीं हुआ। और H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, H2O क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, बेस हो गया ना। ओके, नाउ बैकवर्ड रिएक्शन देखो, तो बैकवर्ड रिएक्शन में देखो Cl नेगेटिव HCl बना रहा है, तो Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, Cl नेगेटिव जो है HCO पॉजिटिव से H पॉजिटिव ले रहा है क्या, तो Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस हो गया। और HCO पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये एसिड हो। तो एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, ये HCl है ना, इस HCl का ये कॉन्जुगेट बेस। ओके, HCl का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो ये HCl है, उसका Cl नेगेटिव क्या है, इट इज कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली HCO पॉजिटिव जो है एसिड है, तो इट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। तो ये हमारे पास पेयर है HCl एंड Cl नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। सिमिलरली H2O एंड H3O पॉजिटिव भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, so they are conjugate acid base pair। ओके, तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है H पॉजिटिव देता है, और बेस क्या करता है, H पॉजिटिव लेता है। हो गया सबका। ओके, इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो NH3 प्लस H2O gives NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो NH3 जो है वो देखो H2O से क्या कर रहा है, H पॉजिटिव ले रहा है, तभी तो NH4 पॉजिटिव बन रहा है। NH3 क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस। एंड H2O जो है वो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हो गया एसिड। ठीक है,
नाउ रिवर्स रिएक्शन वगैरह हम देखेंगे तो NH4 पॉजिटिव क्या कर रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिड हो गया, और OH नेगेटिव क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस हो गया। ओके, लेकिन अब आपस में जब देखेंगे तो NH3 बेस और NH4 पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड। ओके, सिमिलरली OH नेगेटिव बेस है, बट ये इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या हो गया, NH3 का क्या है, NH4 पॉजिटिव हो गया, और H2O का क्या है, OH। तो एक्चुअल में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है उनमें एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर्ड बाय वन H पॉजिटिव आयन। ठीक है, एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। देखो NH3 और NH4 पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव, H2O एंड OH नेगेटिव, एक H पॉजिटिव। ओके, एक H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। इसके अलावा कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट वीक हो जाएगा। ओके, सो कॉन्जुगेट बेस ऑफ a strong acid is weak और वाइस वर्सा, मतलब वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा। हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और अगर कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो कॉन्जुगेट उल्टे होते हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक, कोई वीक है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। हो गया निखिल, चले आगे। तो ये था कॉन्जुगेट एसिड बेस। अब देखो, अब हम कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस निकालना है किसी एसिड का, या किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो टू डिटरमाइन, जैसे मैंने बताया एक H पॉजिटिव का डिफरेंस। ओके, सो टू डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना है, खुद क्या है वो एसिड है ना, तो एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव लेता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें एक H पॉजिटिव ऐड करता है। तो टू डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड एड वन H पॉजिटिव आयन। ओके, एक H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। इसके अलावा अगर उल्टा करना है, टू डिटरमाइन conjugate acid ऑफ ए बेस। अब किसी बेस का एसिड चाहिए, तो खुद क्या है, बेस है ना, तो बेस क्या करता है, स्पष्टी लेता है। सॉरी, उल्टा उल्टा लिख दिया, सॉरी। टू डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, तो किसी एसिड का बेस निकालना, तो एसिड क्या करता है, स्पष्टी देता है ना, तो यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव
1 H पॉजिटिव आयन। ठीक, खुद क्या है वो एसिड है ना, खुद क्या है एसिड, तो एसिड क्या करता है H पॉजिटिव देता है। ओके, तो किसी एसिड से जब तुम एक H पॉजिटिव निकाल दोगे तो उसका बचा हुआ क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही टू डिटरमाइन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए बेस, किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड निकालना, तो खुद क्या है बेस है ना, बेस क्या करता है H पॉजिटिव लेता है। ओके, so to determine conjugate acid of a base add 1 H positive ion। ओके, तो एग्जांपल ले लेते, देखो इसके लिए एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस, जैसे HCl। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H पॉजिटिव निकाल दो Cl। HNO3, HNO3 का क्या होगा, एक H पॉजिटिव निकाल दो NO3 नेगेटिव। H2SO4, एक H पॉजिटिव निकाल दो HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव, एक H पॉजिटिव निकाल दो SO4 2 नेगेटिव। ओके, H2O, एक H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बचा OH माइनस। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस देखें। वैसे ही अगर हमारे पास बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा, जैसे NH3। NH3 का क्या होगा, H पॉजिटिव ऐड करेंगे NH4 पॉजिटिव। OH नेगेटिव का क्या होगा, H पॉजिटिव ऐड करेंगे H2O। ठीक है, अच्छा H2O का क्या होगा, H पॉजिटिव ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव। ओके, SO4 2 नेगेटिव का क्या होगा, एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव का क्या होगा, एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे H2SO4। क्लियर है क्या। तो अगर किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H पॉजिटिव निकाल दो एक, है ना। जितने भी हमने इधर लेफ्ट साइड में एग्जांपल लिए उनमें सभी में क्या किया, एक H पॉजिटिव निकाल दिए तो कॉन्जुगेट बेस आ गया। और राइट साइड में क्या है, बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, खुद बेस है, उसमें क्या करोगे H पॉजिटिव ऐड कर दो, एक H पॉजिटिव ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा बेस। ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमारे पास कुछ सब्सटेंस जो है वो देखो दोनों काम कर रहे हैं। जैसे HSO4 नेगेटिव, देखो ये एसिड भी था और बेस भी था। ठीक है, सिमिलरली देखो H2O, देखो एसिड भी था और बेस भी था। तो ऐसे सब्सटेंस जो दोनों काम कर सकते हैं, H पॉजिटिव ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, मतलब वो एसिड का काम भी कर सकते हैं और बेस का भी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। ओके, तो substances which can act as both acid and base are called amphoteric or amphiphotic substance।
ठीक है, सब्सटेंसेस। तो अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, मतलब एसिड और बेस का काम कौन करेगा, जो H पॉजिटिव लेगा भी और देगा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और दे कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे तो H2O, HSO4 नेगेटिव, और भी एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो H3PO2 नेगेटिव, सॉरी, H2PO4 नेगेटिव, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक, ओके, जो दोनों काम कर सकते हैं। जैसे H2O देखो ना, H2 इस रिएक्शन में क्या था, बेस, है ना, HCl के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो बेस था, और NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा था तो H2, है ना। तो ये बेसिकली क्या कर सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है और दे भी सकता है, ओके। सो दैट्स इट, आज इतना ही कराएंगे, कुछ होमवर्क वगैरह नहीं दे रहे हम आज। निखिल देखो जल्दी। यस रिया, लेक्चर इज ओवर। यस मिताली, ठीक है। सो हो गया निखिल, एंड करें लेक्चर। मंदार, ये प्रीवियस पेज ही है ना, लास्ट पेज। दिस इज लास्ट पेज। ठीक है, सो एंड करते हैं, बाकी मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, देख लें, ओके।